में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर का है और वो 3rd चैप्टर है हमारा नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो विकास शब्द है इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा। विकास क्या है? परिवर्तन जीवन का आधार है। परिवर्तन जीवन का आधार है और ये परिवर्तन जो है व्यक्तिगत हो सकता है, ये परिवर्तन स्थानीय हो सकता है, ये परिवर्तन राष्ट्रीय हो सकता है, ये परिवर्तन जो है अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करेंगे तो जो विकास है, विकास एक तो होता है विकसित, एक तो होता है विकसित। विकसित का मतलब होता है वे देश जो विकास कर चुके हैं, जो विकसित हो चुके हैं, जो देश विकसित हो चुके हैं। और एक होता है विकासशील देश। विकासशील विकासशील देश जो अभी भी विकास कर रहे हैं। कौन से देश हैं जो अभी विकास कर रहे हैं? उनको जो है तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। तीसरे विश्व के देश, तीसरे विश्व के देश भी उनको कहा जाता है। तीसरे विश्व के देश उनको क्यों कहा जाता है? तो इससे पहले प्रथम विश्व के देश कौन से हैं? प्रथम विश्व के देश अमेरिका, व इसके गुट के देश, अमेरिका व इस गुट में शामिल देशों को प्रथम विश्व के देश कहा जाता है। प्रथम विश्व के देश कहा जाता है। प्रथम विश्व के देश इनको कहा जाता है। अब मैं बात करता हूँ सोवियत संघ, सोवियत रूस। सोवियत रूस या सोवियत संघ, सोवियत संघ इसको हम दूसरे विश्व के देश कहा जाता है। दूसरे विश्व के देश सोवियत संघ व इसके गुट के देशों को दूसरे विश्व के देश कहा जाता है। तीसरे विश्व के देश वे देश थे जो विकसित देशों के गुलाम थे। वे देश थे जो विकसित देशों के गुलाम थे। यूरोपीय देश, अमेरिकी देश और कई सारे ये देश हैं जिनके कि एशियाई देश जिनके दास थे, अफ्रीकी देश जिनके दास थे और लैटिन अमेरिकी देश जिनके दास थे। अब इन देशों ने जो प्रथम विश्व के जो देश थे, सोवियत विश्व के देश थे, इनमें से कुछ देश ऐसे थे जिनकी नीतियाँ साम्राज्यवादी थी और उन्होंने जो है तीसरे विश्व के देशों का शोषण किया। ये देश धनी देश थे। तीसरे विश्व के जो देश थे वो धनी देश थे। इन देशों ने जो विकसित देश थे, इन्होंने जो है इनको अपना दास बना रखा था, इनका आर्थिक शोषण किया, जिससे कि वो अपना विकास, जो विकसित देश थे, जो साम्राज्यवादी देश थे, उन्होंने अपना विकास कर डाला इन तीसरे विश्व के देशों के माध्यम से। तीसरे विश्व के देशों के माध्यम से इन्होंने अपना विकास किया, उनका आर्थिक शोषण करके। अब जो ये देश थे निर्धन हो गए और वे देश
धनी हो गए। जिन्होंने अपना गुलाम बना रखा था वे देश निर्धन हो गए और वे देश धनी हो गए। अब दूसरे महायुद्ध के बाद 1945 के बाद जो तीसरे विश्व के देश थे वो धीरे धीरे आज़ाद हो गए। उनमें एक जागरूकता आई, आंदोलन चले और ये देश आज़ाद हो गए। अब ये देश विकास की राह पर हैं, विकास कर रहे हैं, विकासशील देश हैं। हम भारत के विषय में बात करेंगे, ठीक है। हम भारत के विषय में बात करेंगे कि भारत ने जो है विकास कैसे किया, भारत ने अपना विकास कैसे किया। आज़ादी के समय प्रमुख मतभेद, आज़ादी के समय मतभेद। हमारे देश के जो नेता थे उनमें आज़ादी के समय मतभेद थे, कुछ प्रमुख मतभेद थे। वह मतभेद क्या थे? वो मतभेद थे कि देश का विकास कैसे किया जाए, देश का विकास कैसे किया जाए। अब अमेरिका जो था, अमेरिका के गुट के जो देश थे उन्होंने पूंजीवादी नीति को अपनाया हुआ था। उन्होंने पूंजीवादी मॉडल, जिसको निजी क्षेत्र आता है, इसमें निजी क्षेत्र आता है, इसमें पूंजीवादी मॉडल को अपना रखा था विकास के लिए। जो सोवियत रूस है, जो सोवियत संघ है, इसके गुट के देश जो दूसरे विश्व के देश कहलाते हैं, उन्होंने साम्यवादी मॉडल को अपनाया था, जिसको सार्वजनिक क्षेत्र भी कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें सारे काम जो है सरकार के द्वारा किए जाते हैं। अब हमारे नेताओं के सामने एक प्रश्न था कि जो देश का, भारत का विकास कैसे किया जाए, साम्यवादी मॉडल तरीके से किया जाए या पूंजीवादी जो तरीके से किया जाए। तो कुछ नेता चाहते थे कि देश का विकास जो है, जो अमेरिका ने जो अपना रखा है पूंजीवादी मॉडल, उस तरीके से देश का विकास किया जाए। और कुछ नेता हमारे चाहते थे कि जो देश का विकास है वो साम्यवादी मॉडल को अपना करके किया जाए। लेकिन ये मतभेद थे हमारे नेताओं के अंदर, और फिर जो है एक बीच का रास्ता अपनाया गया। इस मतभेद को सुलझाते हुए हमारे नेताओं ने बीच का जो है मॉडल, बीच का रास्ता अपनाया, और वह रास्ता था मिश्रित मॉडल, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया हमारे नेताओं ने। उसमें जो है पूंजीवादी मॉडल को भी शामिल किया गया, उसमें साम्यवादी मॉडल को भी उसमें शामिल किया गया। इस प्रकार से जो है हमारे देश के विकास को आगे बढ़ाया। अब मिश्रित मॉडल को तो अपना लिया, अब विकास के लिए जो क्या किया हमारे देश में हमारे नेताओं ने कि योजना आयोग का गठन किया। एक योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया, और 28 मार्च 1950 को इस आयोग ने अपना काम प्रारंभ किया। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है योजना आयोग का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री
उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होता है और जो है मंत्री, जो देश के कैबिनेट मंत्री हैं वो जैसे गृह मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होता है और कृषि मंत्री होता है, रेलवे मिनिस्टर होता है, रेलवे मंत्री होता है, वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। और जो अन्य जो आमंत्रित जो सदस्य होते हैं उनमें सड़क परिवहन जहाजरानी मंत्री होता है और दूसरे विभागों के कुछ मंत्री इसमें शामिल किए जाते हैं। ये 14-15 मंत्री इसमें सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा इसमें 14-15 और सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये योजना का जो विकास करने का जो तरीका था ये कहाँ से अपनाया? सोवियत रूस से। सोवियत रूस से ये जो तरीका है हमने विकास करने का कहाँ से लिया? ये योजना बद्ध तरीके से विकास करने का सोवियत रूस से हमने ये तरीका अपनाया। ठीक है, सोवियत रूस से अपनाया ये तरीका और इस प्रकार से हमने पंचवर्षीय योजनाएं आरंभ की। योजना आयोग के माध्यम से हमने हमारे नेताओं ने, हमारे देश ने जो है पंचवर्षीय योजना आरंभ की। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका जो कार्यकाल था 1951 से 1955, 1951 से लेकर के 1955 तक जो है हमारी पंचवर्षीय योजना चली। और इस पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? कृषि पर, कृषि क्षेत्र कि सबसे पहले कृषि क्षेत्र का विकास किया जाए। और इस योजना के अंतर्गत जो है बाखड़ा नंगल परियोजना जैसी बड़ी योजना को कार्यान्वित किया गया और कृषि संबंधी भूमि का विस्तार किया गया, कृषि का, और सिंचाई की व्यवस्था की गई। और जो इस योजना का जो हमारा फोकस है वो कृषि क्षेत्र पर रहा। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1956 से 1961, 1955 तक तो ये चली थी। 1951 से लेकर के 1955 तक ये चली थी। अब अगली पंचवर्षीय योजना, अगली जो पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से 1961, अगली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना पर जो है किस पर ज़्यादा जोर दिया गया? उद्योगों पर। किस पर ज़्यादा जोर दिया गया? उद्योगों पर फोकस किया गया कि देश में उद्योगों का विकास किया जाए। कौन से उद्योग? भारी मशीनरी उद्योग, भारी मशीनरी उद्योगों पर जो है योजना का फोकस किया गया और ज़्यादा जोर जो है, पैसा जो है इस पर उद्योगों के विकास पर लगाया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। अब जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें कुछ विवाद चला। जैसे करियप्पा थे, उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। चौधरी चरण सिंह है, उन्होंने कहा कि जो योजना भी के बद्ध तरीके से हम विकास कर रहे हैं इसके केंद्र में जो है कृषि का होना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। तो इस प्रकार से
जो है 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं का देश में दौर शुरू हुआ और अब तक 11 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो चुकी हैं। 11 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं देश में। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक का था, लेकिन योजना आयोग का जो प्रारूप था इसको बदल दिया गया। योजना आयोग का जो प्रारूप था इसको बदल दिया गया। अब 2014 में केंद्र में जो है एनडीए की सरकार बनी। एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी 2014 में। 15 अगस्त 2014 को हमारे प्रधानमंत्री ने नीति आयोग बनाने की घोषणा की। नीति आयोग योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग बनाने की घोषणा की? नीति आयोग बनाने की घोषणा की। अब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। नीति आयोग का गठन कब कर दिया जाता है? 1 जनवरी 2015 को। और 5 जनवरी को इसकी नियुक्ति कर दी जाती है। इसकी नियुक्ति कर दी जाती है। गठन कब किया इसका? नीति आयोग का। नीति क्या बनता है इसका पूरा? नेशनल NATIIONAL नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मिशन इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया नीति आयोग, जिसके नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और इसके पदेन सदस्य हैं जो गृह मंत्री हैं देश के, और वित्त मंत्री हैं देश के, और रेलवे मंत्री हैं। आपको पता ही होगा वर्तमान में कौन है देश के गृह मंत्री? अमित शाह हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं, और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। और इसके अलावा पदेन जो आमंत्रित सदस्य होते हैं उनमें सड़क परिवहन जहाजरानी मंत्री जो है नितिन गडकरी हैं, और जो मानव संसाधन मंत्री हैं निशंक, वे इसमें शामिल हैं। इस प्रकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 14-15 सदस्य इसमें और होते हैं। अब जो है ये जो मॉडल था विकास का, इस प्रकार से जो है हमारे देश का विकास। अब जो नीति आयोग था, नीति आयोग है, अब नीति आयोग का जो तरीका है वो देश के किसी भाग में किसी भी जो
कमी है, कहीं भी जो पिछड़ापन है, चाहे वो औद्योगिक पिछड़ापन है, चाहे वो कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन है, उसके तहत जो है विकास करना है। और पहले क्या था, योजना आयोग जब था तो योजना आयोग के समय प्रधानमंत्री नेहरू थे, तब तक तो ठीक था, लेकिन बाद में योजना आयोग पर आरोप लगते रहे कि ये जो है भेदभाव करता है विकास में राज्यों में। तो इस प्रकार से जो है योजनाओं के माध्यम से जो है हमारे देश का विकास किया गया। अब इसमें इसी विकास के योजना के दौरान जो है एक हमारे देश में हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति। और इस हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है वो MP सिंह को जाता है। किसको जाता है? MP सिंह को। MP सिंह ने जो है K68 जो है गेहूं की किस्म को देश में जो है इस किस्म को विकसित करके देश में कार्यान्वित किया और गेहूं के क्षेत्र को बढ़ाया गया और गेहूं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर देश को बनाने की कोशिश की। हरित क्रांति के दौरान क्या हुआ? हरित क्रांति के दौरान जो है कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया और जो है सिंचाई का जो नदियों के माध्यम से जो नहरें निकाल करके और सिंचाई का ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई का विस्तार भी किया गया। इसके दौरान सिंचाई का विकास किया गया और जो पहले पारंपरिक खेती की जाती थी, पारंपरिक खेती जैसे ऊँट और बैल से हल चला करके की जाती थी, अब उसमें मशीनीकरण कर दिया गया, यानी कि ट्रैक्टरों के माध्यम से अब कृषि की जाएगी। उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया और उन्नत बीजों के साथ साथ उर्वरक जो खाद है कृषि उपज को बढ़ाने के लिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया। ठीक है। और इस प्रकार से जो इसके सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हरित क्रांति के और नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। सकारात्मक प्रभाव क्या है कि हमारे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के प्रबंध किए गए, सिंचाई का विकास हुआ और ज़्यादा से उपज भी बढ़ी हमारे देश की। ठीक है। और इसके अलावा जो है जो दूसरा जो मैंने कहा नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा कि इसमें जो हरित क्रांति जो अपनाई गई थी इसमें जो बड़े ज़मींदार थे, जिस ज़्यादा भूमि थी जिनके पास, उनको इसका ज़्यादा फ़ायदा मिला और गरीब किसानों को इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। तो ये इसके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव था। तो इस प्रकार से हमारे देश में जो है योजनाओं के माध्यम से जो है विकास देश का किया गया। अब जो है हमारे देश का विकास जो है अब नीति आयोग के माध्यम से जो हमारे देश का विकास चल रहा है, विकास हो रहा है और ये देश में समान विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, चाहे वो कृषि क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे वो अन्य जो मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, सड़कें, रेलवे और जो आधुनिकीकरण की ओर हमारा देश है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको इस नियोजित विकास की राजनीति जो अध्याय 3 है इसका जो बेसिक मैंने आपको बताया और उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा।